15 से 20 जो गाड़ियां हैं, टूरिस्ट गाड़ियां थी, वो इस सैलाबी रेलों के जद में आ गई हैं। ये लोगों को भी नहीं पता, शायद गवर्नमेंट को नहीं पता कि पेट मीटरिंग वालों ने क्या काम कर 7 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक with full 5 years of just trial and error. मॉनसून के चौथे स्पेल की तबाहकारियां, गिलगित बल्तिस्तान के इशारा बाबूसर टॉप पर सैलाबी रेले में 8 गाड़ियां बह गईं, 3 लाशें निकाल ली गईं, 4 सयाहों को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया, 15 से जायद लापता सयाहों की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित हुकूमत के मुताबिक मकामी आबादियों ने सैकड़ों सयाहों को पनाह दी। हुकूमत का इंतजामिया को तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। सेनेट इलेक्शन में जीत के बाद पीपी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीगी सेनेटर्स की तादाद 20 जबकि पीटीआई के सेनेटर्स की तादाद 16 हो गई। सेनेट में जेयूआईफे के सेनेटर्स की तादाद 7, बाप 4, एमक्यूएम और एएनपी के 3 सेनेटर्स हैं। काफ लीग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, एमडब्ल्यूएम, नेशनल पार्टी का एक सेनेटर। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के वहीमाना कातिल केस में अहम इंकशाफात। दोनों के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। अवाम को हक़ाइक़ के बारे में पता होना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया कबायली सरदार समेत 11 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। अदालती हुक्म के बाद खातून और मर्द की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला बानो बीबी को 7 और मकतूल एहसानुल्लाह समलानी को 9 गोलियां मारी गईं। आर्या पार की सूरत हाल से कौमी टीम 2-4 बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बचाने के लिए आज शाहीन ढाका के मैदान में उतरेंगे। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। बंगाल टाइगर्स ने पहले मैच में शाहीनों को 7 विकेटों से मात किया। और पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज, रेयान सिद्दीकी ने दुनिया के कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर होने के साथ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने रेयान को ग्लोबल चेंज मेकर का अवार्ड दे दिया। फख्र पाकिस्तान रेयान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वश अत के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब से। सो ऑब्वियसली गोइंग टू टॉक अबाउट वेदर। यस डेफिनेटली। कल जो सूरत हाल बनी उसके जो बाद सूरत हाल बनी सादिया, प्लीज टॉक मी थ्रू क्या कुछ हुआ है कल। कल बहुत जो खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से जो तबाहकारियां वहाँ हैं, कल बाबूसर टॉप पर जिस तरह से सैलाबी रेले ने तबाही मचाई है, इंतहाई खौफनाक मनाजिर हमने देखे। गिलगित के ज़िला गिज़र के मकाम शाहराह थक बाबूसर पर क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं हुआ है। आई स्टिल हैव टू लर्न थ्रू इट कि एग्जैक्टली ये क्या था। और इसके नतीजे में बाबूसर रोड से यहाँ की 8 गाड़ियाँ बताया जा रहा है बह गई हैं। इसके अलावा जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बुरी तरह से नुकसान पहुँचा है। और पानी जिस बहाव से आगे गया है, इतने सारे लोग अभी भी लापता हैं। 15 का नंबर फैसल कह रहे हैं, बट आई स्टिल थिंक इट इज गोइंग टू बी बिगर देन दैट। 15 से ज़्यादा से लापता है। लेकिन इसमें सादिया एक तो ये कि सबसे पहले जरा मनाजिर डिस्क्राइब करें ना। ये सिर्फ रेला नहीं है जी, ये बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर हैं जो दरिया अपने साथ रगड़ता हुआ लेकर आ रहा है। अच्छा, ये एक फैमिली है जिसको फुटेज में देख सकते हैं किस तरीके से खातून उनको रेस्क्यू करके, सामान सारा तबाह बर्बाद हो चुका है, गाड़ियां दब चुकी हैं। तो डिज़ास्टर तो बहुत बड़ा है, कैटास्ट्रॉफी बहुत बड़ी है। लेकिन इस सारे मामले में एक चीज़ जिसको हमें जो काबिल सताइश है वो अहले चलास हैं। और उन्होंने इस वक्त जो है वो अपने होटल्स के दरवाजे और दिल के दरवाजे दोनों खोल दिए हैं। ये एक फैमिली थी जो गालबन साहिवाल से आ रही थी और ये बच गए सारे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनकी गाड़ी इस तरह रेले में आई है। और ये पूरी बस देखे, कोस्टर, माय गॉड दिस इज ह्यूज। और ये सब कुछ हुआ। देन इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि अभी भी सैयाह लापता हैं। और जो चलास वाले हैं, क्योंकि चलास एक पूरा टूरिस्ट स्पॉट, उसके आगे फिर फेरी मेडोज, रायकोट से फिर फेरी मेडोज ऊपर, तो जो लोग वहाँ ठहरे हुए थे उनको रेस्क्यू किया। जिनको रेस्क्यू करके आगे से लाए उनको वहाँ पे इन्होंने इस वक्त होटल जो है जगह दी हुई है, खाना पीना दिया हुआ है। इस पे तो हम बात करेंगे सादिया। ये तो सिर्फ आपने गिलगित बल्तिस्तान का बताया ना। देन खैबर पख्तूनख्वा, स्वात में वाक़यात हुए हैं।
और पानी जो है वो इतनी तेज़ी से, इसका बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है। फैसल, मेरे जहन में एक ये, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात कर रहे थे कि जब पानी ग्रेविटी की तरफ आता है, यानी पहाड़ों से जब आता है, उसके नीचे का सरफेस भी मूव होने लगता है। वो जो हम इतने बड़े बड़े पत्थरों को वहाँ से मूव होते हुए देख रहे हैं, उसकी ताकत में वो और ज़्यादा इजाफा करता है जब नीचे का सरफेस भी हिल जाता है पूरा। तो वो पत्थर जो पहले, मिसाल लीजिए, अगर 100 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से आ रहा है, नीचे से जब नीचे का सरफेस जब सरक जाएगा तो वो 130 तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही वो पानी और ज़्यादा एग्जैक्टली अपनी स्पीड बढ़ाता चला जाता है। और लोग जो इस पानी में बह भी रहे हैं या इस पानी की नज़र हो रहे हैं, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस पानी का जो इसमें गदला है, ये बहुत ज़्यादा पानी, इसकी आप इसमें आप कोई पकड़ने की, कोई हाथ लगाने की, कोई पीछे से पत्थर आ रहे होते हैं, नीचे से कीचड़, और नीचे कीचड़, आप धंसते चले जाते हैं। तो अच्छा सादिया, इस पे मैं सबसे पहले तो बिल्कुल तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक साहब हमारे साथ मौजूद। फैजुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें पता है कि इस वक्त आप लोग सारे बिजी होंगे। मुझे बताएं सर, अब तक की क्या डिटेल्स हैं? ये रेला आया, ये क्लाउड बर्स्ट था या कोई ग्लोफ का वाकया था? इस ऑफिशियल क्या अब तक स्टैंडिंग है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये कहा जा रहा है कि ये बादल फटे थे, लेकिन अमूमन इस तरह होता है। ये पिछले साल भी बाबूसर में 2-3 जगह पर इसी तरह बारिशों से सैलाब आए थे, सड़क ब्लॉक हुई थी, लेकिन कोई इस तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है कि चूँकि ये शाहराए बाबूसर है, ये कराक्रम हाईवे का मुतबादिल है, और ये गर्माई मौसम में जब टूरिज़्म का सीज़न पीक पे होता है तो ये बहुत इंगेज शायरा है। हर सेकंड यहाँ से गाड़ी गुजरती है और हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ नरान, कागान और बाबूसर से रास्ते से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में एंट्री होती है। तो इस साल भी, इस दफ़ा भी चूँकि ये गर्माई मौसम था, टूरिज़्म का पीक था, यहाँ पे अचानक बारिशें हुई है यहाँ पे, और बादल फट गया। ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है ये कहा जा रहा है, लेकिन बारिशें हुई है और चूंकि ये पहाड़ी सी इलाका है, कंजेस्टेड वैलीज है, वहाँ से पानी का बहाव बढ़ गया है। सैलाबी रेले आ गए हैं, 10-11 मकाम पर अचानक से आ गए हैं और फौरन सड़कों को लपेट में लिया है। और उसमें 15 से 20 जो गाड़ियां हैं, टूरिस्ट गाड़ियां थी, वो इस सैलाबी रेलों के जद में आ गई हैं। इसमें 50 से ज़्यादा मुकामी घर तबाह हुए हैं, 5 चक्कियाँ तबाह हुई हैं, 4 ब्रिजेस डैमेज हुए हैं, 2 मसाजिद इसमें शहीद हुए हैं और मुकामी आबादी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सारे खेत खलियान इस सैलाबी रेले की जद में आ गए हैं। और अफसोसनाक किस्म का ये वाकया हुआ है जिसमें एक बदकिस्मत फैमिली जो है वो लोधरा की, वो इसकी जद में आ गई, जिसमें इब्तदाई तौर पर वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब की अहकामात की रोशनी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एहलकार, गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर SSP DIG मौके पर पहुँच गए हैं। मुकामी आबादी ने इंतज़ामिया के साथ मिलकर इनको रेस्क्यू किया है। रात गई तक 3 लाशें हमने निकाली थी, 3 से 4 जो जख्मी अफराद हैं इनको हमने रेस्क्यू किया था। 15 से 20 अफराद कहा जाता है कि लापता हैं। उनके लिए सर्च ऑपरेशन वहाँ पे जारी है और इस वक्त ऑपरेशन का काम चल रहा है। ये जो लापता अफराद हैं, फैज़ साहब ज़रा बता सकते हैं कि कौन सी फैमिलीज़ हैं? क्योंकि हम ज़्यादातर पंजाब की साइड से आने वाली फैमिलीज़ हैं जिनका अभी तक जिक्र किया जा रहा है। तो लोगों ने आइडेंटिफाई कर पाया कि उनके घरों में से कौन कौन है जो कि नहीं मिला है, लापता है? कितनी फैमिलीज़ के लोग हो सकते हैं? एक फर्द का, एक मुकामी फर्द है, मेरे फैमिली से है, लापता है, और उसका घर बह गया है, मेरे खुद ख़ानदान से है जो वो मुकामी है। और जो बाकी जो हैं, बाकी जो लापता टूरिस्ट हैं, उनका मुख्तलिफ प्रोविंसेस से ताल्लुक़ है और ज़्यादातर का पंजाब से ताल्लुक़ है। और जो डेड बॉडीज रिकवर हुई है, इनमें से 2 की शनाख्त हुई है और वो उनका ताल्लुक़ लोधरा से है। और उसके साथ साथ बाकी जो लापता अफराद हैं उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर का भी पंजाब से बताया जा रहा है और उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कुछ गाड़ियों को भी निकाला जा चुका है अब तक। और इसमें सबसे अहम बात जो आप लोगों ने इंट्रो में किया, बड़ी खूबसूरत बात, सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो मुकामी वॉलंटियर्स का, कम्युनिटी का, लोगों का रहा, जिन्होंने वहाँ के अपने घरों में सैकड़ों लोगों को पनाह दी। यहाँ पे एक सूरत ये पैदा हुई चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के जो मवासलाती निज़ाम है ये फाइबर के ऊपर है और जब डिजास्टर आते हैं ये फाइबर टूट जाती है और डिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं। वहाँ पे
और इस वादी के अंदर शायर बाबूसर के अंदर सैकड़ों जो टूरिस्ट हैं उनका राब्ता अपने घरों से मुनक्कद हुआ था, जिनको मुकामी आबादी ने अपने घरों में पनाह दी और अपने घरों में उनको रखा है। अब तक भी सैकड़ों अफराद सेफ हैं, सौंड है, वहाँ पे सलामती के साथ हैं और मुमकिन है उनका राब्ता घरों के साथ ना हो, उनको रेस्क्यू करके दोबारा चला शहर मुंतकिल किया जा रहा है इस वक्त। और 200 के करीब रात को लोगों को वहाँ से सेफ एंड साउंड रेस्क्यू करके चला शहर पहुँचा दिया गया था। ओके, ठीक है। फैज साहब हमारे साथ रहिएगा, हमने आपसे मजीद भी बात करनी है। इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं तो तर्जुमान रेस्क्यू 1122 स्वात शफीका गुल हमारे साथ मौजूद हैं। शफीका, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। क्या सिचुएशन है इस वक्त शफीका? स्वात में हम सुन रहे हैं मदियान के दूर दराज इलाके में कोई लैंडस्लाइड हुई है, कोई डेथ टोल, क्या सिचुएशन है, ज़रा बताइए हमें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रात तेज़ बारिश की वजह से एक गर्म हो गया था, जिसकी वजह से 3 बच्चे मौका पर जान बहक हो गए थे, जब एक खातून को हमने ज़ख्मी हालत में इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। ठीक है शफीका, ये बताइएगा कि एक तो रेस्क्यू का बताया जा रहा है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग लापता भी हैं, वहाँ पर मज़ीद रेस्क्यू काम की भी ज़रूरत है और फिर लोगों को आगाह भी करते रहना कि ये सारी तो सूरत हाल बन रही है। स्वाद अभी से नहीं, हम देख रहे हैं कि जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ कोई ना कोई वाक़या बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो फिर उसके लिए क्या इस वक्त चल रही है ग्राउंड पे सिचुएशन? जी बिल्कुल, ये जो छत गिरने का वाक़या था ये अलग वाक़या था, और गुज़िश्ता रात तेज़ बारिश की वजह से एक और इलाका जिसको टूरिस्ट स्पॉट भी है मालम जब्बा, वहाँ पे एक इलाके को सुर डेरे के नाम से जाना जाए, वहाँ पर भी एक खातून बच्चे बरसाती नाला जो है ना बहा कर ले गया। तो एक बच्चे को तो हमने मौका पर ही रेस्क्यू कर लिया था, मतलब उसकी जस्ती खाकी को, और उसके अलावा 10 माह के एक बच्चे को भी हमने फिर जो है ना रात गए उस डेड बॉडी को भी हमने रिकवर कर दिया। ये बरसाती ना। ठीक, अच्छा, एक बार फिर ज़रा फैजुल्ला साहब के पास आते हैं। अच्छा फैज साहब, आप खुद भी बता रहे थे कि आपके अपने एक रिलेटिव जो हैं वहाँ पे इस वक्त लापता हैं, तो फैज साहब जो मकामी है उसको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि वेदर क्या है, किस तरह का है, दे नो एवरीथिंग ना। तो आपकी वहाँ बात हुई है, ये एक सडन चीज़ हुई है, ऊपर से पहाड़ों से ये आया है, ग्लेशियर फटा है, अभी तक कुछ इस पर कंफर्मेशन हो पाई है? देखें, ये डिजास्टीरियस इलाका है गिलगित बल्तिस्तान, और डिजास्टर यहाँ के लिए नई बात नहीं है। यहाँ पे बर्फबारी के दौरान में भी तोदे गिरते हैं, सड़कें ब्लॉक होती हैं, जलजले आते हैं, पहाड़ कट के नीचे आते हैं, और बारिशें होती हैं तो ऊपर से पानी, क्योंकि छोटा मोटा जंगल भी है, कटा हुआ जंगल है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग का भी बड़ा इम्पैक्ट है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उसके भी बड़े असरात, क्योंकि सैलाबी रेले भी बढ़ गए, पहले कम होता था ये, तो उसमें माहौलियाती तब्दीलियों का बहुत बड़ा असर है इसमें। तो ये यहाँ पे सैलाब आते हैं, ये कंजेस्टेड वादी है शाहराए बाबूसर, और दाएं बाएं जुड़े हुए छोटी छोटी वादियाँ हैं, और बुलंदी पे हैं, पहाड़ी है, ऊपर से पानी का बहाव बढ़ता है तो अपने साथ वो मड लेके आता है, बड़े बड़े बोल्डर्स लेके आता है, लकड़ी अपने साथ लेके आता है, वो बड़ा सैलाब बन जाता है। तो इस तरह के 10-11 मुकामात पर इस तरह के सैलाब बन के अचानक सड़क को लपेट में लिया, और सड़क पर जो गाड़ियाँ ट्रेवल कर रही थी वो उसके जद में आ गए हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल है, और ये अचानक हुआ और लम्हों में हुआ और सेकंडों में ऐसा हुआ है, और तबाही फैल गई है वहाँ पे। तो अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे लोग दोबारा रात को, चूँकि हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, तो रात की तारीकी की वजह से हमें दुश्वारियों का सामना था, मुश्किलात थी ऑपरेशन में, जिसकी वजह से अलग सुबह दोबारा वहाँ पे ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, फोर्स कमांडर नादर नियाज की हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट भी है, और जितने भी मुतल्लिका सबको यहाँ पे मुतारिक किया जा चुका है। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, जो भी वसाइल हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के हम इस वक्त जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनकी दिलजोई करें, और जो लापता अफराद हैं उन तक पहुँच जाएं, और जितने भी गाड़ियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं, बेयार और मददगार, उनको साइड पे लेके आ जाएं, और जितने भी लोगों के यहाँ पे वहाँ पे चीज़ें रह गई हैं उनको कलेक्ट करें। इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने कलेक्ट करके और हुकूमत के एहलकारों ने वहाँ पे जमा किया, जिसमें लाखों की नकदी है, लोगों के साथ सामान है। इस वक्त कितने सयाह स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, या फिर उनको पनाह दी हुई है इस वक्त इजलास में?
देखिए रात को 100 के करीब, 100 के करीब जो टूरिस्ट है उनको उस शायराए बाबूसर की वैली के अंदर लोगों ने घरों में पनाह दी थी, जहाँ पे राबता नहीं है, मवासलात नहीं थी। अलग सुबह उनको शहर शिफ्ट किया जा रहा है अभी इस वक्त, और वो शहर में आ रहे हैं जहाँ पे उनको कम्युनिकेट भी हो रहा है, मवासलाती निज़ाम भी है। और उसके अलावा रात को 200 के करीब टूरिस्ट को चला शहर शिफ्ट किया जा चुका था, जिनके अपने घरों से राब्ते भी हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा अपनी ज़िंदगी के साथ वहाँ पे होटल्स उनके लिए मुफ्त खोल दिए गए हैं लोगों ने, और उनकी ज़िंदगी वहाँ पे बहाल की। फैजल साहब, एक जहन में मेरे बात आ रही है, जिन लोगों का सारा सामान ही बह गया है, उनके पास कुछ है नहीं, अब इनको जाहिर है जो उनके साथ हुआ वो एक तरफ है, लेकिन इनको वापस जाना है अपने शहरों में, तो क्या कोई फैसिलिटेशन इनके लिए हो पाएगी ताकि अपने शहरों तक यहाँ से पहुँच सकें? हाँ, इनके लिए बिल्कुल, इनके लिए भरपूर वहाँ पे जो जिंदगी है उनके लिए बहाल है। होटल, खाना पीना सब कुछ उनको मुफ्त फराहम किया जा चुका है, और अब उनके घरों तक पहुँचाने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज हैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान भी और लोग भी ताउन कर रहे हैं। इस हवाले से कोई उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अच्छा शफीका, आपकी तरफ हम आएंगे क्योंकि वहाँ तो गालिबन गिलगित से निकलने वाली अब सड़कें उनको बंद किया जा रहा है, इस पर हम बात भी करेंगे फैज साहब से। यहाँ बताइए इस वक्त यहाँ पे मवासलात का निज़ाम, कम्युनिकेशन, वो इस वक्त क्या सिचुएशन है स्वात में, और सड़कें वगैरह क्या बंद हो गई हैं? रेस्क्यू में कोई मुश्किलात आ रही हैं आप लोगों को? गुज़िश्ता रात चूँकि यहाँ पे मानसून बारिशों में ऐसा होता है कि 1 घंटे का या 2 घंटे की बारिश होती है मुसलसल, तो उसकी वजह से जो है ना ट्रैफिक में भी मसले मसाइल आ जाते हैं। इसके अलावा कल एक ख़बर सामने को आई कि ख्वाजा खीला के साइड पे शंगला रोड, उसको भी जो है ना सैलाबी रेला साथ बहा कर ले गया, जो मेन रोड है। और इसके अलावा जब बारिश थम जाती है तो पानी का बहाव चूँकि ज़्यादा होता है। सवात एक ऐसा इलाका है जो एक बहुत मतलब पहाड़ी इलाका है, ऊपर है, तो जैसी बारिश होती है तो बारिश एकदम से फिर निकल जाती है। लेकिन जो तबाही करती है तो साथ ही जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या रोड है तो साथ बहा कर ले जाती है। उसके बाद फिर जो है ना अभी हालात जो है ना अभी नॉर्मल है। अच्छा शफीका, एक जहन में मेरी बात आ रही थी कि जब पहला हमने देखा रेला, सैलाबी रेला जब सवात पे आया, तो उस वक्त वहाँ मकामी जितने भी होटल थे उनको वहाँ से बंद कर दिया गया, लोगों को भी कहा गया कि आप यहाँ ना रहें, लेकिन जो इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का वो नहीं थमा है, वहाँ पर टूरिस्ट अब भी आ रहे हैं। तो फिर क्या किए गए, क्या इंतजामात आपने ऑब्जर्व किए वहाँ पर, कि कितनी हद तय कर दी गई है कि इससे ज़्यादा आगे स्वात में टूरिस्ट को नहीं जाना, और क्या अवेयरनेस भी आप देख रही है वहाँ पर लोगों के लिए? जी, इसका तो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है ये उन लोगों के जुरिस्डिक्शन में आता है कि इसके लिए कोई मतलब लिमिट है कि नहीं है कि कितने टूरिस्ट क्या नहीं आएंगे। लेकिन हमारी साइड से ऐसा है कि जब से सवात इंसिडेंट यहाँ पे हो गया है तो उसके बाद जितने भी हमारे स्टेशन है सवात में रेस्क्यू के, तो वो 24 आवर हाई अलर्ट पर रहती है, क्योंकि मानसून में बारिशों का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब बारिश आती है और क्या कुछ कर जाती है ना। तो इसलिए डेली बेसिस पे हमारे अवेयरनेस सेशंस या जैसे ही कल बारिश शुरू हो गई तो दरियाई सवात के इलाके पेट्रोलिंग, और इसके अलावा हमने 3 पॉइंट्स पे बरिकोट, फिजागट जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, और इसके अलावा ख्वाजा खीला और बहरीन जिस बिल्कुल ठीक है शफीका, बहुत शुक्रिया आपका। और फैज साहब आपसे जगह से दरियाई सवात बिल्कुल ठीक है शफीका, बहुत शुक्रिया। वाटर रेस्क्यू कैंप्स भी कायम किए। ओके ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन शफीका। अगेन कमिंग टू द फुटेजेस सादिया, ये इतनी भयानक हैं और मैं अभी भी समझने से कासिर हूँ। हम कोशिश करेंगे इस पे आगे चल के कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट ले सकें। हुआ क्या है, क्या ग्लॉफ हुआ है, यानी कि कोई ग्लेशियर फटा है, कोई तोदा गिरा है, कोई आसमान या फिर कोई सैलाबी रेला आया है, पहाड़ पे से आया है, या फिर दरिया में तुग़यानी हुई है, पीछे तेज़ बारिशें हुई हैं, आखिर हुआ क्या है, इतनी बड़ी आफत के पीछे वजह क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम पता कर सकें। फैसल, क्लाउड बस्ट तो ये हुआ ना कि अगर 1 या 2 घंटे में ओके हमारे साथ मुकामी सहाफ़ी जो हैं फ़खर आलम वो मौजूद हैं। फ़खर, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। फ़खर, आप वहाँ के रेस्क्यू कामों में भी लगे हुए, मुझे थोड़ा सा बताएं कल आपको कब ये खबर मिली और फिर क्या कुछ हुआ, ज़रा बताइए।
बहुत शुक्रिया। बोल्ड टीवी का देखें, कल तकरीबन 3 बजे के वक्त ये खबर मौसूल हुई है, चूँकि हम चलास के रिहायशी हैं और ये इलाका जो है चलास से तकरीबन आधा घंटे की मसाफत पर, जिसको बाबूसर का इलाका कहा जाता है और शायरा बाबूसर नारायण कागान से मशहूर है। तो ये इतला मौसूल हुई और जब इतला के साथ जब हम वहाँ गए तो हालत बहुत ख़राब थी और मुकामी जो लोग थे वो उनके मकानात ज़द में आ चुके थे और सैकड़ों सयाह जो है वो चीख पुकार कर रहे थे। खुले आसमान तले मदद के मुंतज़िर थे, हर तरफ चीख व पुकार का समा था और परेशानी के आलम में खड़े थे। कोई अपनी बच्चों को ढूंढ रहा था, कोई अपने ख़ानदान के दीगर अजीज़ व अकारीब को ढूंढ रहा था। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त शाम को ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी, चूँकि रात का वक्त था, तो इस बाइस अलस सुबह जो है ऑपरेशन का दोबारा से आगाज़ किया गया और पाक फ़ौज ने अलस सुबह से ऑपरेशन में हिस्सा लिया है बजरिया हेलीकॉप्टर और ज़मीनी रास्तों से। तो इस वक्त की इतलात के मुताबिक तकरीबन एक मुकामी शख्स समेत एक खातून और 3 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं, जिनकी शनाख्त मशल फातिमा और फात इस्लाम के नाम से हुई और उनका ताल्लुक लोधरा और बहावलपुर से है। जी, अच्छा फ़खर, ये हमें समझना चाह रहे हैं कि कल कितनी बारिश हुई है या परसों से लेकर कितनी बारिश हुई है वहाँ पर। क्या इसको ये कहना ठीक होगा कि ये क्लाउड बर्स्ट था, यानी 2 से 3 घंटे में इतनी अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई कि वो इलाका ऐसा है कि वो फिर फ्लैश फ्लड में तब्दील हो गया? जी बिल्कुल, हम इसको क्लाउड बर्स्ट ही कहेंगे, क्योंकि वो इलाका भी पहाड़ी इलाका है। जैसे वहाँ पर ये लम्हों में हुआ है, लम्हों में अचानक वहाँ पर बादल बरसे हैं सख्त और फिर चारों तरफ से जो है ना, जहाँ पर सयाह जारी रहा था, तफरीह कर रहे थे। जी, मैं जानना चाह रही हूँ कि कितनी देर तक बारिश का सिलसिला जारी रहा जिसने इतनी तबाही मचाई? ये तकरीबन कोई 7 से 10 मिनट तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद जहाँ जहाँ सयाह जो है सैर व तफरीह कर रहे थे, कोई सफर में मसरूफ था, अचानक जो है सैलाब ने उनको घेर लिया है और जिनके साथ बच्चे थे, फैमिली थी, वो भागने में कामयाब नहीं हो सके और जिनके साथ बच्चे और फैमिली नहीं तो हमने देखे भी फ़खर, और देखकर हम हिल गए। वो फुटेज हम देख के हिल गए, वो जिस तरह की फुटेज आ रही है। फिर वो 7-8 मिनट की बारिश के बाद क्या एकदम से ये रेला बना और ये सब कुछ बहा के ले गया? क्या ये हुआ था? और फिर कुछ दिनों पहले कितनी बारिशें होती रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में और उनका स्पेल कितना बड़ा था? देखें, हफ्ता पहले से तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और खासकर चलास के इलाके में अब्र रहमत बरस रहा था। हफ्ता पहले से हमें लगता था कि यहाँ पर जो है ना जमीन काफी सख्त हो चुकी है। तो अचानक ये जो गुज़िश्ता दिन की जो बारिश है, इससे गैर मुतवक्कित तौर पर अचानक से सैलाब आ गए हैं और यहाँ पर सैलाब की सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सिर्फ दरिया में सैलाब नहीं आता, बल्कि पहाड़ों से जो है ना मलबा जो है सारा वो लेकर आता है, दरिया में शामिल हो जाता है, जिस बाइस स्पिल जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का आता है। अच्छा फ़खर, तो इलाके भी फ़खर मुझे बताएं कि हम इस वक्त फुटेज भी चला रहे हैं, कुछ ख़वातीन को मुकामी रेस्क्यू कर रहे हैं, मर्दों को मुकामी रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वहाँ पे आप समेत जो बाकी मुकामी पहुँचे किस तरीके से रेस्क्यू किया। एक वीडियो ये भी थी, तेज़ बहाव के बीच में 2 दरख्तों के बीच में एक रस्सी बांध के एक बंदा किसी को निकाल रहा है। इस हवाले से मुझे थोड़ा बताइए, कितने लोगों को मुकामियों ने रेस्क्यू किया? देखें सर, इब्तदाई जो फर्स्ट वो है उसमें इतलात के मुताबिक मुकामी जो लोग हैं, जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे ज़्यादा जो मुसाफिर रेस्क्यू हुए थे वो मुकामी लोगों की ही मदद से हुए थे, क्योंकि मुकामी लोग वहाँ मौजूद होते हैं। इससे कम दर्जे के सैलाब आए हैं और तकरीबन जो सयाह वहाँ फंसे हुए हैं, इससे पहले भी फंसते थे, उनको भी मुकामी लोग ही वहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं। तो वो रेस्क्यू करने की आदी भी है। मुकामी लोगों का जो जज्बा है वो हमेशा से काबिल दीद रहा है और मुकामी लोगों ने ही उनको रेस्क्यू करके महफूज मकामात मुंतकिल किए हैं। दौरान सैलाब भी कुछ ऐसे सयाह
वहाँ फंसा हुआ था, फंसे हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि हमें मुकामी लोगों ने रेस्क्यू करके पहाड़ों के ऊपर महफूज मुकामात मुंतकिल कर दिए हैं, वरना हम भी जो है सैलाब के नजर हो चुके होते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया फ़खर आलम, आप पहले हमें बता रहे थे और बहुत एक दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं चिलासियों का, जिन्होंने मदद की इन लोगों की और फिर उनको अपने घरों में रखा और अभी भी रखे हुए हैं। और फिर जिस तरह से गिलगिस्तान तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह भी रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि लोगों को उनके शहरों तक छोड़ दें। नंबर्स आर स्टैगरिंग। हाँ, राइट नाउ 300 सैयाह फैजुल्लाह फराग तर्जुमान गिलगिस्तान हुकूमत के मुताबिक वो चिलास में मौजूद हैं, इनकी रिहेबिलिटेशन इस वक्त है, लेकिन सड़कें कहाँ बंद है। इस पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद मुल्क के हिस्सों में क्या क्या मौसम की सिचुएशन है जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं मौसम की, और हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ पे मौसम की सूरत हाल रही। अब ज़रा हम पंजाब का रुख कर लेते हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी। पंजाब में पिछले दिन भी कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके बाद दीगर शहरों में इतनी बारिश हुई है, बाज़ाब्ता गाड़ियाँ बहती हुई जा रही थी। और इस सबसे अच्छा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक इन्फ्लुएंस कम्स फ्रॉम द अपर एरियाज एज वेल ना। वहाँ पर रेन का वो सिस्टम दाखिल होता है जो अगर ऊपर बारिश होती है तो पानी का बहाव आपको नीचे तक नज़र आता है। एक तो ये वजह है, लेकिन जो सैलाबी सूरत हाल पंजाब में अदरवाइज पैदा हो रही है, ये सारी वो सिचुएशन है फैसल, आपको याद होगा जब बार बार हम ये बात करते हैं, ये फुटेज इतनी भयानक है, देखने में इतना डर लग रहा है इनको, लेकिन आपको याद होगा जब भी हम किसी से बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इस दफ़ा बारिशें उतनी हो, मतलब पिछली दफ़ा से ज़्यादा बारिशें होंगी, बट नोबडी रियली प्रेडिक्टेड एंड स्टिल पीपल आर सेइंग कि इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप। इस बारिश को कहीं अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक क्लाउड बर्स्ट अगर हो जाता है तो वो कितनी बारिश बरसाएगा, आप इसको भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग आपके मुल्क को नुकसान दे रही है और हर साल ये नुकसान बढ़ता चला जा रहा है, जो आपकी इकोनॉमिक ऑब्वियसली सिचुएशन के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। चलिए इस पर जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमीदुल्लाह मलिक, डीजी पेटीएम पंजाब। हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या रही गुज़िश्ता दिन सिचुएशन और आगे क्या इम्कानात हैं, कितनी तबाही हुई है? वालेकुम अस्सलाम। कल की जो बारिश है, असल में जो पहले प्रेडिक्ट किया गया था, वैसे इस दफ़ा प्रेडिक्शन जो है ना वो तकरीबन करीब जो एक तो लंबी प्रेडिक्शन है वो कोई 10 दिन पहले की जो आती है तो उससे थोड़ी सी डेविएशन हो जाती है, लेकिन जो अब नज़दीक वाली प्रेडिक्शन है, ये जो 2 या 3 दिन पहले जो की गई थी, ऑलमोस्ट वही वैसा ही हो रहा है। और प्रेडिक्शन ये की गई थी 21 और 22 और 23 का जो स्पेल है, इसके हवाले से लाहौर और उसके साथ गुजरांवाला और फिर मंडी बहादुर, ऐसे ऊपर वाले जो इलाके हैं, जैसे गुजरात, आगे पिंडी भी आ जाएगा उसमें, और इधर सियालकोट, नारोवाल, ये वाला जो इलाका है, यानी जो को हिमालय जिसको कहते हैं, उसके नीचे जो फुट हिल्स के साथ साथ जो इलाका है, तो ये उस तरफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए नीचे बारिश थोड़ी कम हुई है और ऊपर, और ये 3 दिन पहले बता दिया गया था, और ऊपर बारिश ज़्यादा हुई है। उसका जो असर है वो हमारे पास आज से शुरू हो जाएगा। नीचे नारोवाल और सियालकोट वाली साइड पे जो ऊपर से नलाज आते हैं, उन नलाज में पानी थोड़ा सा जो है वो शुरू हो जाएगा आना, और बारिश आज और कल की भी प्रेडिक्टेड है, और उसकी वजह से सारे जो ज़िले हैं उनको ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम महकमे पहले से तैयार हैं, जो शहरी हैं आवाम को भी बता दिया गया है मुख्तलिफ़ जगहों पर। एक तो हम एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है जो इलाकों की, हिसाब से हम मैसेजिंग भी कर देते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास कन्वेंशनल मील भी हैं, अगर फ़र्ज़ करें कहीं पर सर्विस नहीं आ रही तो वहाँ पर मस्जिदों में ऐलानात भी बाकायदा तौर पे करा दिए जाते हैं, लोकलाइज जिस जगह पर कोई ख़तरा होता है, तो वो हमारी तरफ से कर दिया गया है। अच्छा, इस वक्त पानी की सूरत हाल है क्या लोगों की फसलों में, मतलब जो बहाव है, जो रास्ता है वहाँ पर, इस वक्त पानी की सिचुएशन क्या है? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद बारिशें नहीं होंगी, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अब ये पानी नेचुरली ड्राई होगा या मूव कर जाएगा? ये जिस इलाके में पानी इस दफ़ा बारिशें हो रही हैं, ये आप शुमाली और मशरकी हिस्सा बनता है पंजाब का।
नारोवाल और सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात और ये वाला जो हिस्सा नीचे मंडी भी आ जाता है, लाहौर भी इसका ऊपर वाला इलाका आ जाता है। तो इसमें यह है कि पानी की अशद ज़रूरत होती है। जो आपने बात की ड्रेन करने का, तो फसल यहाँ पर चावल की होती है और चावल की जो फसल है उसको पानी खड़े पानी की, तो इस सिलसिले में ये तो बेनिफिशियल होता है अगर थोड़ा पानी आता है। जब वो फसल डूब जाती है, जब पानी इतना ज़्यादा हो जाए तो फिर नुकसानदेह होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं बन रहा कि फसल डूबने का मतलब ये है कि 1.5 फुट पानी आ जाए, 2 फुट पानी आ जाए, तो इतना पानी नहीं आ रहा, इतनी बारिश अभी तक नहीं हुई है। हमीद साहब, कल हमने मनाजिर जो देखे हैं पिंडी से और दीगर जगहों इस्लामाबाद से, तो कोई रिटेनिंग वॉल टूट गई और गाड़ियाँ बह रही थी, कितना अलार्मिंग है ये? देखिए, एक चीज़ जो है ना, एक होता है इदारे जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट होते हैं और कुछ हिस्सा अवाम का भी होता है। बल्कि हर बंदे के साथ ना बंदा खड़ा किया जा सकता है, हर दीवार के साथ ना कोई इदारे की जो मशीन खड़ी जा सकती है। तो जैसे अभी आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग लाइन पे लेते हैं, बहुत सारे लोग अभी आपके साथ कनेक्टेड होंगे और उन तक मैसेज पहुंचेगा, ये आप अपना रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपका मुस्बत रोल है और जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे ही अवाम का जो है उनके भी कुछ फ़राइज़ हैं जो कि उनको पूरे करने चाहिए। हम हिदायत देते हैं बाकायदा तौर पर, हर मौसम का जो अलर्ट जारी होता है उसके साथ एक गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है। तो उस सिलसिले में अगर जैसे अभी आपने कहा कोई दीवार या कोई ऐसी चीज़ जो है ना छोटी मोटी वो टूटती है या कोई नुकसान होता है, तो वो पहले से जो लोकल लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए, उनको चाहिए कि वो एक तो उनके अपने होते हैं, ज़ाती होती हैं ना चीज़ें, तो वो उसको दुरुस्त कर लें। अगर फ़र्ज़ करें कोई इदारे की है, तो इदारा जो है ना वो तो एक रिहर्सल कर रहे होते हैं और इस सीज़न में हर एक चीज़ को देखा जा रहा होता है, बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा होता है। और अगर किसी जगह पर कोई ऐसा खदशा पैदा हो गया है, अभी एक बंदा जो है वो बाकायदा रिपोर्ट करके निकला है और कोई ऐसा छोटा सा कोई दरार पड़ी किसी जगह पे, तो वो फौरी तौर पर हेल्पलाइन दी हुई है, हमने अपनी हेल्पलाइन दी हुई है, 1129 है। हमीद साहब, आपका शोबा बहुत वसी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होते हैं, बारिश आ रही है, पानी का बहाव है, लोगों को रेस्क्यू करना है, बहुत सारी चीज़ें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपके आती है अंडर। मेरे ज़हन में ये बार बार बात आती है कि लोगों आप अब इससे पहले भी जब भी बात हुई है यही बात हुई है कि लोग अवेयर तो हो भी जाएं तो भी मूव नहीं करते और कुछ लोग अवेयर नहीं होते। ये जो अवेयर हो के मूव नहीं करते उनके कुछ कंसर्न्स होंगे ना, वहाँ से इवैक्यूएशन ना करने की क्या वजह है? अच्छा, एक चीज़ जो है ना इस दफ़ा थोड़ी सी रूटीन से हटके हुई है, तो उसके लिए हमें चूँकि पहले पता था, मेट ने हमें डिपार्टमेंट ने बता दिया था, वो पहले लॉन्ग टर्म जो एक अलर्ट था वो उन्होंने बता दिया था कि जी इतने अरसे में इस दफ़ा बारिशों का जो शिफ्ट है वो अर्ली हो गया है, यानी जून में जो है वो मानसून शुरू हो जाएगा। और आवाम जो है वो अब जो जिनकी उम्रें थोड़ा अगर 20-25 साल की हैं तो उनको ये अर्ली शिफ्ट वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो उनके जहनों में ये था कि वो लास्ट जुलाई में स्टार्ट होता है और आगे चला जाता है। तो हम अलर्ट जारी कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। देखें, अब आपका पहला प्रोग्राम नहीं है, आप कई प्रोग्राम पहले भी इस पे कर चुके हैं, इस सीजन में कर चुके हैं। तो देखें, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर हम लोगों को, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप जैसे जो हमारे अपने दोस्त बैठे हुए हैं जो बाकायदा हर प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, तो हम एक एक जगह पर पहुंचे, मस्जिदों में ऐलानात भी हो रहे हैं। लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे इस हवाले से, तो इसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान जो है ना इस दफ़ा उनकी अपने जो एक शहरी के जो जिम्मेदारियां हैं पूरी ना करने की वजह से वो थोड़ा उनके लिए ज़्यादा हुआ है, और जिसका उनको ख्याल रखना चाहिए। मिसाल, कच्चे मकान हैं और छत मखदूश हालत में है, तो अब हम मेन बिल्डिंग का तो हम सर्वे कर रहे हैं, बाकायदा हमारा पोर्टल है, हर रोज़ जो हमें रिपोर्ट हो रहा था कि इतनी बिल्डिंग जो है ना वो इवैक्यूएट करवा ली गई हैं, इतनी डिमोलिश करवा ली गई हैं, जो लोग मान नहीं रहे हैं तो उनको वायोलेटर के खिलाफ FIR हुई है, तो वो तो हो रहा होता है। लेकिन अब छोटा सा कमरा है हवेली की 4 दीवारी के अंदर, किसी जगह कच्चा मकान बनाया हुआ है, तो हम अंदर घुस के तो देख नहीं सकते, तो वो लोगों को खुद चाहिए, हम बल्कि उनके लिए भी बाकायदा हिदायत जारी की हैं कि ऐसी सूरत हाल में कम अज़ कम जो मानसून का सीज़न है उसमें कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन निकल आएँ। और उसके लिए हमें बताएं, हम आपको जो अगर आपका कोई और तरीका नहीं है तो फौरी तौर पे इमरजेंसी में हम कोई रिलीफ कैंप या शेल्टर देना हमारी जिम्मेदारी, हम करते भी हैं। तो वो फिर सुस्ती थोड़ी सी आवाम की तरफ से होती है तो हम नहीं पहुंच पाते हैं बाज़ औक़ात, मतलब ना होने की वजह से। अच्छा, हमें पता अवेलेबल होते हैं। हमीद साहब, मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा, हॉट स्पॉट्स
क्या हैं अगले 2 से 3 दिन के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, चाहे वो दरिया के करीब वाले इलाके हों या फिर शहरी मामलात में अपन फ्लडिंग वाले हों, तो हमें ज़रा ये बताते जाएं ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाए। ये बहुत अच्छा सवाल है, ताकि जो लोग इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं और बाद में भी आपका प्रोग्राम काफ़ी आपकी व्यूअरशिप है, तो वो देखेंगे तो मैसेज उनको जाना चाहिए कि वो इनमें हॉटस्पॉट जो है ना, ये थोड़ा सा लाहौर और गुजरांवाला जो है इससे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, इस साइड पे जो राइट साइड पे हमालिया की तरफ, यानी ये सियालकोट, नारोवाल और वजीराबाद और गुजरात का जो अपर इलाके हैं, उनमें बारिशों का एक तो बारिश है डायरेक्ट वहाँ पर बारिश होगी, दूसरा ये है कि ऊपर थोड़ा सा ऊपर बारिश हो रही है, तो वो बारिश जो है पीछे पानी लेके आएगी, तो वो पानी बारिश वाले पानी के साथ मिलेगा, तो इसलिए इन जिलों इम्पैक्ट नीचे भी होता है फिर ख्याल रखना चाहिए और उनको कम से कम इंतज़ामिया की तरफ से जो हिदायत जारी की गई हैं उनका मनोवन जो है ना उन पे अमल करना चाहिए और ये इसी में उनकी बेहतरी है। ठीक है, तो ये गुजरांवाला और सारे इलाके जो करीबी हैं वो तो रेडी रहें, लेकिन लाहौर वाले भी रेडी रहें, बिकॉज पानी जब ऊपर से बहता हुआ से हमीदुल्लाह साहब भी कह रहे हैं नीचे आएगा तो नीचे भी पानी फैलेगा और पानी का बहाव आपको तेज़ भी मिलेगा। हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट इज़ नेक्स्ट दैट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट? ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो कल जो वाकया तो रिपोर्ट पहले हुआ, लेकिन कल हमने जिस पे बात की बलूचिस्तान वाले पे, कुछ तहकीकात हुई हैं उस पर, क्या नई फाइंडिंग्स है, बात करेंगे इस पे ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ उस पर बात करने जा रहे हैं। जिरगे के फैसले पर जोड़े को जो कत्ल किया गया था उसने पूरे मुल्क को तो हिला दिया। अब इसमें तहकीकात में भी तेज़ी आई है, कुछ नई डेवलपमेंट भी सामने आई है। तो वो क्या तमाम तर तहकीकात हैं, क्या तमाम तर डेवलपमेंट है, खबर कुशाई पोस्टमार्टम जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। सादिया, खातून को 9 जबकि मर्द को जो है वो 7 गोलियाँ मारी गई हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। अच्छा, एक जो चीज़ जो वीडियो बेसिकली दिखा रहे हैं उसमें कुछ नंबर्स मुझे अलग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर है। फिर जिस तरह से उस शख्स को, खैर बहरहाल वो मर जाने के बावजूद भी उसको लाते मारते रहे। रशीद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम रशीद, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पहले तो हमें ज़रा बताएं कि सारी जो डिटेल सामने आई हैं पोस्टमार्टम से, एक तो ये भी जानना है, और एक वीडियो में क्या नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि गोलियां बहुत ज़्यादा मारी गई, फिर उसके बाद भी कोशिश की गई कि किसी तरह से तकलीफ पहुंचाई जाए लाश को। जी देखें, जब ये वीडियो वायरल हुई और बताया तो ये जा रहा है कि वीडियो जो है तो पुरानी थी बहरहाल, लेकिन जब वीडियो दरअसल जो पुलिस है मकामी उसको तकरीबन 15-20 दिन पहले मिल चुकी थी। अच्छा। लेकिन मकामी जो पुलिस थी उन्होंने उसको इतना ज्यादा संजीदा नहीं लिया, उसने बस इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद यही वीडियो पुलिस के जरिए फिर वायरल हुआ है। इब्तिदाई भी जो मकामी लोग हैं उनसे जो हमने मालूमात ली तो उसमें ये बताया जा रहा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जो ये वीडियो उस शख्स ने लीक करवाई है जो उस जगह मौजूद थे, वो तमाम चीज़ें देख रहे थे, बाकी लोग भी शूट कर रहे थे मोबाइल के ज़रिए। ये शख्स जो वीडियो वायरल हुई है ये भी शूट कर रहा था। तो उसके बाद किसी के हाथ लगी, जैसे कि पर्सनल एक दूसरे को इनबॉक्स करते हैं, इस तरह किसी और बंदे के हाथ लग गई तो उसने इसको पुलिस को भिजवा दिया इस वीडियो को, और पुलिस ने फर्दर फिर इस पर कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि कल वज़ीर बलूचिस्तान ने जब मीडिया को ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि जो मकामी DSP है उसको हमने मुअत्तल कर दिया है। उसकी वजह यह है कि उसने बाद में जब ये उसको इत्तला मिली थी तो उन्होंने अब अपना जो स्पेशल ब्रांच वगैरह होती है वो फिर इत्तला देती है, इन्फॉर्मेशन ऊपर से IG तक पहुंचती है उनकी, तो उन्होंने ये खबर छुपाई और अपने बॉस को भी यानी कि IG बलूचिस्तान तक को ये खबर नहीं दी। तो अभी फिलहाल इब्तिदाई रिपोर्ट ये बता रही है। और ये जब कल पोस्टमार्टम किया गया खातून का और मर्द का, उनकी
उसकी कब्र कुशाई की गई है, उसके बाद उसका जो पोस्टमार्टम है वो की गई। उसमें बताया गया कि जो मर्द है उसको तकरीबन 9 गोलियां मार दी गई है और जबकि खातून है उसको 7 गोलियां मार दी गई है। तो जहां उनको मारा गया था तो वहीं पे उनको जो है वो दफना भी दिया गया था। तो ये इब्तिदाई जो पोस्टमार्टम है उसमें ये बताया जा रहा है। और अब पुलिस ये बताती है कि हम जो है मजीद इन्वेस्टिगेशन को वसीक करने के लिए इनके जो बॉडी के डीएनए टेस्ट भी हमें करवाने हैं, क्योंकि डीएनए का जो है लेबोरेटरी वो क्वेटा में बलूचिस्तान में नहीं है, तो ये पंजाब यानी कि लाहौर उन्होंने भेजने हैं सैंपल्स, वहां से जो है फिर रिपोर्ट उन्होंने मंगवानी है। ठीक है, ये तमाम रशीद, चूंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर आपसे दोबारा राब्ता करके हासिल करते रहेंगे। फिल वक्त आपका बड़ा शुक्रिया। फैसल, मेरे ज़हन में ओवर एंड ओवर ये बात आ रही है कि वाई वी नीड मोर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली वी डू नीड इट, बट वीडियो एक इतना ह्यूज एविडेंस है इसमें, एंड वी आर टॉकिंग वेरी लेस अबाउट इट। ओके, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। देयर गॉट मोर थिंग्स टू शेयर विद यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सोलर लगवाया आपने? नहीं। आई एम स्टिल वंडरिंग इफ आई विल गेट इट। अच्छा, आप सोच रही हैं कि नहीं मैं करवाऊंगी भी या नहीं? पहले मेरे जहन में था मुझे करवाना है, अब है कि करवाना है कि नहीं करवाना है, नहीं करवाना। ऐसा क्यों? ऐसा बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे वो इसलिए क्योंकि सोलर वाज सपोज्ड टू गिव मी फीजिबिलिटी। लेकिन वो जो नेट मीटरिंग जब से आई है ना, आवाम इससे फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हुकूमत का प्लान अब कुछ और नजर आ रहा है। सादिया, एक्चुअली जो अनसर्टेन पॉलिसी है सोलर को लेकर, उसकी वजह से लोग भी परेशान हैं। दे आर नॉट श्योर। कोई भी बंदा जब किसी भी चीज़ में, चाहे वो घर में है या एक बड़े पैमाने में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसमें उसकी पॉलिसी के अंदर कितनी सस्टेन है करती है, वो कितनी कंसिस्टेंसी है, ये फ़र्क डालती है कि भाई वो उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो तीसरी मरतबा नेट मीटरिंग पॉलिसी के खिलाफ सरकारी मुहिम को रोकने की हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से कीमत खरीद में रद्दोबदल की कोई रस्मी समरी उनके दफ्तर तक पहुंचने से पहले ही मुहिम को फ्रीज कर दिया गया है। बात तो हम चीनी पे भी करते हैं, बात तो हम FBR के और दीगर चीज़ों पे भी करते हैं, और वज़ीर आज़म की जानिब से कहा भी जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट देन द टीम देयर आर, एंड देन लोगों की उसमें आसानी और लोगों के कंसर्न्स आप उन्हें इग्नोर तो नहीं कर सकते अगर वो एड्रेस नहीं होते। तो चलिए इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं ना। हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म ने तीसरी मरतबा नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नज़रसानी का अमल रुकवा दिया है, इसका मतलब क्या है? क्या सोलर लगवाने वाले भी अरबों के बिल देने के लिए तैयार हो जाए? मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री ऑफ पावर में और जो इन्हें अलाइड डिपार्टमेंट थे, इन्हें एक चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी ये नहीं है, देखिए पाकिस्तान का स्टूडेंट कितना है, तकरीबन 2400 अरब है। इस 2400 अरब में नेट मीटरिंग वालों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये तो हेल्प कर रहे हैं सस्ती बिजली में। देखें कि क्या रेट है, 28 से 29 है। कंपेयर कर लें कि यानी कोयले से चलने वाले जो रेट वो क्या है, वो आपको शायद उनकी बड़ी हैरानगी हो कि कराची में जो सीपेक टैट लगा है बिन कासम पावर प्लांट फोर्ट कासम, मेरे ख्याल में वो 250 रुपए। और फिर उसके बाद जो माशाल्लाह एक आइकॉनिक प्राइम मिनिस्टर आए थे जो कह रहे थे कि LNG की जो प्रोजेक्ट लगेंगे ये पाकिस्तान में गेम चेंजर होगी। जरा चेक कीजिएगा कि LNG की जो 4 पावर प्लांट हैं पर यूनिट बिजली वहां से कितने की बनती है और नेट मीटरिंग वाले को कितनी। ये तो एक जिसे कहते हैं ना सस्ती ग्रीन का मतलब ये है कि इसमें कोई चीज ना LNG जल रही है, ना कोयला जल रहा है, ना तेल जल रहा है। दुनिया में एक हमारे पे ऑब्लिगेशन भी है, वो ये है नेट जीरो का मतलब है कि हमने यूनाइटेड नेशन को कमिटमेंट की है कि 2030 तक हमारी आधी एनर्जी वो होगी जिसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं होगी। ये लोगों को भी नहीं पता, शायद गवर्नमेंट को नहीं पता कि नेट मीटरिंग वालों ने क्या काम कर दिया कि गवर्नमेंट की इस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को पूरा किया। अब असल में देखें, जो बेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, शायद कोई सुनने वाला बंदा ये बात ऊपर तक पहुंचाए कि एक क्लैरिटी इस एनर्जी सेक्टर को समझने के लिए भाई वो गुरु ही नहीं है, वो पंडित ही नहीं।
ये कितने अफसोस की बात है ये अलमिया है कि सर। हमारे जितनी भी ये नेगोशिएशन हुई है आईपीपीज की, वो किसके साथ हुई है? वो उनके साथ हुई है जिनका पर यूनिट रेट 50 रुपए से कम नहीं। नेट मीटरिंग वाले तो देखें क्या इनका रेट। असल प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लग रहा है कि अल्टीमेटली जो आईपीपीज के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट पे और कम हो गए हैं और वो कहने लगे यार इनको जो है ये, चूंकि देखिए मैं आप एक आम आदमी, मेरे ख्याल में कोई मवेशी वाला है, कोई दूध वाला है, आज छोटे बंदे ने ये लगाया हुआ है। अब हमारी इसकी कोई यूनियन तो नहीं है ना, जिस तरह आईपीपी एसोसिएशन है बड़ी स्ट्रांग, बड़े पावरफुल लोग हैं। अब जाहिर है कि जब वो कहीं भी जाते हैं उनके दरवाजे खुल जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये हमारे गाँव में एक बशीर है मवेशी वाला, उसने लगाया हुआ है 2 केवी का, और वो उसको नेट मीटरिंग अगर वो बेचता है सरप्लस एनर्जी ग्रिड में, तो वो कहता देखो कि मैं सस्ती बेच रहा हूँ, उसकी आवाज कौन सुनेगा? लेकिन उसकी आवाज सुने या ना सुने, जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इस एनर्जी सेक्टर को मसले हल करने के लिए देखें कितनी नेगोशिएशन हुई, कितने लोग जमात इस्लामी बाहर रह जाए, लेकिन मुझे पता है कि कितने लोग हैं जो इसको समझते हैं। मैं एक आपको बात बड़े अफसोस से भी कहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली चूंकि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए आप देखें कि हर बड़ा बंदा जो मतलब इस फस में जो इन्वॉल्व है वो अभी तक वहीं पे है, वो कोई तब्दील नहीं हुआ, वही के वही है। ये लोग मेरे ख्याल में इन्होंने बड़ा गुमराह किया प्राइम मिनिस्टर को। आप खुद देखेंगे आज से 6 महीने पहले इश्तिहार आते थे कि बिजली 5 रुपए कम हुई है, 6 रुपए कम हुई है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, देखिए इस्लामाबाद में बिल बोर्ड लगे थे, ये हो गया वो हो गया। आज कहाँ की वो बातें मैं एंड पे यही करूंगा कि नेट मीटरिंग के ऊपर इस तरह की कोई भी कदर लगाने का मतलब ये है कि हम क्लाइमेट चेंज जो बार बार कहते हैं कि ये भी इशू है, उसको हम नलिफाई कर रहे हैं। ये मेरे जहन में भी अरशद साहब बार बार सवाल आता है कि आप ये बात कहते हैं कि जी आपको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े मसाइल हैं और आपको इको फ्रेंडली सिस्टम की तरफ आना है, लेकिन दूसरी जानब ये मसाइल भी हम देखते हैं कि वो पॉलिसी जो है वो रेलिवेंट नज़र नहीं आती। सिविल सोसाइटी सार्फिन की जानब से शदीद तनकीद के बाद ECC ने नेट मीटरिंग के लिए बिजली की कीमत खरीद पर तब्दीली की मंजूरी दे दी गई थी। तो क्या अब जो यूजर है या सार्फिन है एक बार फिर इसका खमियाजा भुगतने जा रहे हैं? देखिए कितने अफसोस की बात है, ये जो आप कहते हैं ना सार्फिन, इनका कोई वाली वॉर से कोई सुनने वाला है। हालांकि कानून के मुताबिक एक इदारा है, उसका नाम है निफरा, जिसकी शायद चेयरमैन 35 लाख ले रहे हैं, सेक्रेटरी और मेंबर 30 लाख ले रहे हैं। उनका मैंडेट ही यही है, उनकी मिशन स्टेटमेंट जाए कि उनका काम क्या है, हमने पाकिस्तान में बिजली के सार्फिन को सस्ती लगातार बिजली देनी है और 24 घंटे पूरे हफ्ते में और पूरे साल में। ये उनकी विजन स्टेटमेंट। इतना बड़ा इदारा जो बस कितने अरबों साल की खाता है, जिसके 10 दफ्तर हैं, जिसके चेयरमैन और मेंबर से कभी आप लोग मिल नहीं सकते, ये सार्फिन के एक्चुअली नुमाइंदे थे। हमारे सार्फिन के ये नुमाइंदे बिकते हैं, ये मर गए। मैं ये कहूँगा, मुझे अफसोस से कहना पड़ा, इनका पता ही नहीं। ये बताइए कि अगर देखा जाए तो नेट मीटरिंग सार्फिन को अपने भारी भरकम बिल्स को कम करने में मदद देती ना, तो फिर हुकूमत अवामी रिलीफ के इक़दाम में इतनी कंफ्यूज को दिखाई देती है। देखिए इसकी कंफ्यूजन का सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जितने भी जो ब्रिगेड है इस पावर सेक्टर में काम करने वाला, वो खुद नाहल है, मैं बात के साथ इनकॉम्पिटेंट, वो खुद कंफ्यूज है, उसे खुद पता नहीं है और ना एक सिंसियरिटी है ना। तो गवर्नमेंट ने तो कंफ्यूज हो गई, लेकिन ये गवर्नमेंट की ये कंफ्यूजन पाकिस्तान को बाहर की ये बात जरा आपने बोल्ड लाइन में लिखनी है और टिकट चलाने। हमारे वज़ीर-ए-आज़म आए थे, वो LNG के बादशाह थे। आज आपको पता है क्या पता चला है कि 23 बिलियन डॉलर का टीका लग गया इसको, इसके फाइनल 18 बिलियन। इन्हें ये नहीं पता कि हमें
पाकिस्तान ने खुद प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनली फोरम में कहा है कि पावर सेक्टर में हमें बेदारी बना दी, कशकोल हमारे हाथ में है। तो ये कंफ्यूज नहीं है, ये देखें इस कंफ्यूजन की वजह से कशकोल इनके हाथ में आएगा, हमारे हाथ में आएगा। मैं इससे और ज़्यादा क्या बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, इट वाज वेरी वंडरफुल टू नो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके थ्रू हमारे पास पहुंची। चलिए सादिया, अब ज़रा कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीरो पाकिस्तानी। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने मुल्क का नाम किया है रोशन, और वो ऐसे कि एक हमारे पास ना वो कहते हैं ना पूत के पाँव जो है वो पालने में ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ। और ये आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा इनकी एज नहीं है, बट कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का एजाज़ जो है वो इन्होंने हासिल कर लिया है। और पहले ये एजाज़ जो था वो अरफा करीम के पास था, और हाल ही में रायन सिद्दीकी के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये नाम हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर इन्हें ग्लोबल चेंज मेकर, यार चेक करें आप, दिस इज ये कितनी बड़ी अचीवमेंट। हाँ, दिस इज ह्यूज, राइट। आपको याद होगा फैसल, व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कि पाकिस्तान से ऐसे नाम जो टेक्नोलॉजी के लिए हमें नजर आए, और अरफा के बाद ऐसा लगा था कि एक बहुत ही बड़ा गैप आ गया है, और अब हम देखते हैं कि आए दिन ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं। तो लेट्स वेलकम रियान टू द शो। अस्सलाम वालेकुम रियान, you've done a great job और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। You're so young, welcome you in the show। सबसे पहले तो ये बताएं कि how was the experience like? ये सारा just walk us through, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना कुछ अचीव, ये बहुत huge achievement है। शुरू कैसे किया था? मेरा स्टार्ट टेक्नोलॉजी में हुआ था जब मैं 7 साल का था। मैंने फर्स्ट फोटोशॉप से स्टार्ट किया था। फोटोशॉप में मैं अपनी फैमिली की वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ एडिट करता था। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा टेक्नोलॉजी, उसमें वेबसाइट्स में। मैं गेमें बहुत ज़्यादा खेलता था, कॉल ऑफ ड्यूटी मेरी फेवरेट, तो मेरा गोल था कि मैं अपनी एक बनाऊँ कॉल ऑफ ड्यूटी का वर्जन। तो उसके बाद ऑनलाइन सीखते हुए लिटरली यूट्यूब पे लिखा कि हाउ डू यू मेक योर ओन कॉल ऑफ ड्यूटी, हाउ डू यू मेक अ गेम और वेबसाइट। छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाई, वेब एप्स बनाई, उसके बाद ऐप में बनाई। 7 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक, बट फुल 5 years of just trial and error। ऐप पे बनाते रहे, अलग हर किस्म की गेम बनाई, हर ऐप बनाई। 12 years का जब मैं था तो मेरी एक ऐप थी, एनिमे स्ट्रीमिंग ऐप, जिसका नाम था माई एनिमे। तो वो ऑर्गेनिकली वो एक पहले मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो बहुत ज़्यादा ब्लो अप हो गया ऑर्गेनिकली। 500,000 एक्टिव यूजर्स इस पे, so over 500,000 people used to use that app। और फिर उसके बाद जब मैं 13 years का हुआ, I became the youngest certified Android developer recognized by Google। मैं पूरी दुनिया में सबसे छोटी उम्र का Android developer हुआ। उसी वक्त इन्हीं दिनों में और ज़्यादा मज़ीद सीखता था टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और भी बाकी जो वेरियस फील्ड्स हैं। तो उसमें एक ऑनलाइन एक इंस्टीट्यूट है, ये डैस्टी के नाम से। तो इनका मैंने एक नैनो डिग्री प्रोग्राम किया था when I was 13। So I became the youngest nano degree holder as well। So nano degrees are online एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो आप कर सकते हैं। तो ये भी 13 साल की उम्र में था। 14 साल की उम्र में मेरा 13 साल में हाई स्कूल भी शुरू किया। 14 years में मेरा ख़त्म हुआ। 15 साल की उम्र में मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। बिकेम द यंगेस्ट स्टूडेंट in Canada to attend the University of British Columbia। 16 में मैं हायर हुआ। At the age of 18 I started my own company called Raytech। तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारी कंपनी है जो सर आपने इतना सब कुछ किया, पहले तो उसको आपको याद करना होगा कि आपने इस उम्र में ये किया, इस उम्र में ये किया। अब bow down genuinely university in 13 years of 15 years of age। जी। अच्छा, अब आपका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से भी आपको ग्लोबल चेंज मेकर का एजाज़ मिला है। व्हाट इज़ दिस ग्लोबल चेंज मेकर, और क्या जज्बात हैं, घर वालों का रिएक्शन कैसा है? Microsoft की 50th anniversary थी where they nominated me as a global change maker। तो Microsoft की 50th anniversary में they published my story as being the youngest software engineer ever। फिर उसके following that I got recognized by Guinness World Records as well as being the youngest software engineer in the world। इसकी feelings, it always feels amazing to reach a new height। Obviously जब आपके support system हो, आपके parents, आपकी family, आपके siblings, हर कोई जब आपको support कर रहे हो, to be able to see an achievement and accomplishment in that journey is always amazing। तो सब बहुत खुशी है। As a Pakistani as well, it feels amazing to represent Pakistan in the tech world। So I'm very very proud and this is just a start and there's so much more to go। अच्छा, टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल बदलने वाला ये जो रयान है अब क्या करने वाला है? मतलब you've been changing the scenario around you, adding into it, what is your plan? अपनी कंपनी रेटेक इसको और मज़ीद स्केल अप करना।
मैं चाहता हूँ कि हर भी जो बिजनेसेस हैं कनाडा में इंटरनेशनली, सबका जो सॉफ्टवेयर हो वो हमारी तरफ से पावर्ड हो विद रेटेक। सो एनी टाइप ऑफ ऐप, वेबसाइट्स, कोई भी टाइप ऑफ एआई सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप देखें वो किसने बनाया है, वो हमने रेटेक ने बनाया। सो दैट्स माय विजन विद द कंपनी, एंड देन एट द सेम टाइम आई वांट टू क्रिएट द बिगेस्ट टेक कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ कि एक मैं जगह एक बनाऊँ, एक ऑनलाइन कम्युनिटी, ऑनलाइन प्राइवेट कम्युनिटी, जिसके अंदर कोई भी आए, डजंट मैटर यू 5 years old, 50 years old, आप आए, आपको कुछ भी नहीं पता टेक्नोलॉजी के बारे में, वो I'll teach you, मैं होऊंगा, मेरे कोर्सेज, एवरीथिंग्स देयर फॉर फ्री, जिसमें आपको फुल हम सिखाएंगे हर चीज़ विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर किस तरह बनाते हैं। एक दफ़ा आपको बनाना आ जाए, अब आप इनसे किस तरह अर्निंग के तरीके कमा सकते हो, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लोगों को सिखाना, फ्रीलांस करना, एक्सेट्रा। So that's my goal of creating the biggest tech community in the world for people. So Ryan, tell us through के जी किस तरह अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज करके ख़ुद को मुस्तकबिल जो है इनका महफूज बना सकते हैं। अब किड्स अभी 2 महीने की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, तो उसमें उन्होंने क्या कुछ किया है। हमारे यहाँ तो बहुत कम बच्चे उसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे बर्बाद ही कर रहे होते हैं। सो उनकी गाइडेंस के लिए ज़रा बताइए। जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आजकल के स्टूडेंट्स वगैरह और सबके लिए कह सकता हूँ, वो ये कह सकता हूँ कि आप लोग टेक्नोलॉजी के बेसिक सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया बहुत आगे से गुजरी है। डजंट मैटर कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं या नहीं, या किसी भी फील्ड में आप लोग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप किस तरह कर सकते हैं? नंबर 1, आपके फंडामेंटल। सबसे पहले आप एक कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीखें। कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या है, क्या क्या आपके पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन। नंबर 2, सबसे बेसिक चैट जीपीटी इस्तेमाल करना सीखें। जितने भी ये जो जनरेटिव इंजन हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल करना सीखें। फिर आप इनको इस्तेमाल करें मज़ीद और सीखने के लिए। जो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, कोई भी आपका फील्ड है, अभी मैं टेक्नोलॉजी से बाहर बात कर रहा हूँ, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, आपको अपनी लर्निंग वगैरह इन्हांस करनी है, आप जीपीटी की मदद लें। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप जीपीटी की मदद लें। आप जीपीटी से पूछें कि और ऐसे क्या मज़ीद टूल्स हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो जो बिगेस्ट एडवाइस होगी मेरी सबके लिए, वो यही होगी कि नंबर 1, आप लोग अपने टेक्नोलॉजी के बेसिक्स सीखें। नंबर 2, एआई टूल्स जो भी हैं आपके मॉडर्न को लेवरेज करें। परप्लेक्सिटी हो गया, चैट जीपीटी, क्लॉड, कैनवा एआई, हर चीज़ आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, एंड they'll help you immense in your educational journeys. सो रायन, मेरे ज़हन में बात आई थी कि आप अब खुद जो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग है उसका हिस्सा है, अब कब से इससे मुंसलिक हैं और इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? मैंने I joined Microsoft as a software engineer 2021 में मैंने Microsoft ज्वाइन किया था। The experience has been amazing. Obviously working सबसे highest level टेक्नोलॉजी के, जिस पे आप सबसे हाईएस्ट एंटरप्राइज स्केल टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। अमेजिंग, आप बहुत सारी आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप लोगों से मिलते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों से, प्रिंसिपल इंजीनियर्स, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स। आप सीखते हैं कि किस तरह एक कॉरपोरेशन चलती है दुनिया में। मतलब एक बंदा होता है बनाने वाला, लेकिन कोई भी आप प्रोडक्ट अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐप हो गई, यूट्यूब, अभी जो आप लोग टीवी देख रहे हैं, इसके लिए इसके पीछे हज़ारों, मतलब ढेर सारे लोग हैं जो अपना अपना हिस्सा कर रहे हैं, जिसको सब साथ जोड़ा जाता है और फिर वो आपके सामने पेश की जाती है। सो आपको इस चीज़ का पर्सपेक्टिव मिलता है कि एक एप्लीकेशन होगी, आपकी ईमेल एप्लीकेशन, आउटलुक, टीम्स, स्काइप, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन होगी, उसको बनाने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इनटू इट। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू लर्न। एंड ये सारी जो चीज़ें मैंने सारी सीखी हैं, हर चीज़ जो पिछले 4 सालों मुझे हो गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, आई जॉइन इन 2021। ये सब कुछ मैं शेयर करता हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग जा सकते हैं मेरी वेबसाइट पे ryansethi.com, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम। बिल्कुल ठीक है रयान, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्योर ऑन द शो। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे देख रहे हैं, नॉट इवन बच्चे, देयर इज नो एज इन बिगिनिंग। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला जो होता है, हमारी अडेप्टेबिलिटी बहुत स्लो है और फिर हम वहाँ उस लेवल पर बहुत देर से पहुँचते हैं। दैट इज़ वाई जिसका नुकसान हमें होता है। बट अब एवरीथिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स, एवरीथिंग इज़ ऑन योर स्क्रीन, सो वी लर्न फ्रॉम दैट एंड हम उससे आगे बढ़ें। और इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते। आई जेन्युइनली कैन टेल यू, लर्निंग ऑल दिस इज़ ऑल अवेलेबल ऑन योर फोन, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो आई थिंक बच्चों को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत होती है ताकि उनका होराइजन, उनका एक्सपोजर मज़ीद बढ़ सके। With that, are we taking yes, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक उस पर हाजिर होंगे। तो हमने बात नहीं कर पाए थे हम उस सानहे की जो ढाका में हुआ है हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और क्रिकेट पे बात करेंगे। सानहा। वेलकम बैक। क्या ही वेलकम बैक, खैर हो गई। अच्छा हुआ कि कल हमने बात नहीं की इस पे, क्योंकि कल मैं बहुत गुस्से में था और आज भी मैं उतने ही गुस्से में हूँ, क्योंकि कोई जवाब नहीं है। इवन अगर आपके कोच आके ये कहें
कि जी वो पिच ऐसी नहीं थी, पिच वैसी Now नहीं you know थी, कि हम क्या पिच बात करने अच्छा जा रहे नहीं हैं। था, पिच अच्छा नहीं था। तो पाकिस्तान अपना पहला T20 हार गया बांग्लादेश के हाथों बांग्लादेश में। 7 विकेटों पर हमारी बैटिंग डिजास्टरली फ्लॉप हुई, बुरे तरीके से हम नाकाम हुए। हमने एक छोटा टोटल सेट किया और उसके बाद बांग्लादेश ने उसी पिच पर वो बहुत ही इजीली अचीव कर लिया। हम वो कैसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेत की दीवार, अरे रेत की दीवार, they नो fell like दीवार, a pack of cards. आप उसमें कुछ भी कर दें। If this world was a cake, the Pakistani batsmen were going nuts, right? So इस पे हम बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवेस हमारे साथ मौजूद। अवेस भाई अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज दूसरा T20 है, चले हम जीत जाते हैं और उसके बाद हम तीसरा T20 भी जीत जाते हैं और हम 2-1 से भी जीत जाते हैं, तो बहुत खुशी की बात है ये। आप जाके बांग्लादेश से पहला T20 हार रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें, पहला जो T20 हम लोग हारे हैं, सबसे बड़ा आपको पता है कि अगर जो एक स्टेटमेंट से चले मैं स्टार्ट करता हूं कि आपके हेड कोच ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दी जिसमें कहा कि जी अपना विकेट्स ऐसी होनी नहीं चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर। तो एक हेड कोच से ऐसी स्टेटमेंट पहली बात होनी नहीं चाहिए। अगर आप बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने उसी विकेट के ऊपर उनके पेसर्स ने आपको डोमिनेट किया, उसके बाद उन्हीं के बैट्समैन ने आपको परफॉर्म करके भी दिया। ऑब्वियसली जब आप अपनी होम कंडीशंस में खेलते हैं तो होम कंडीशंस कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देती है, और वो टीम ने वही, जिस बांग्लादेश की अगर बात करें तो इस बांग्लादेश ने, आपको याद हो न्यूजीलैंड जब यहाँ पर खेलने आई थी उन्होंने T20 में उनको भी शिकस्त दी थी, इससे पहले श्रीलंका को श्रीलंका में शिकस्त दे के आ रही है। तो जो उनकी मॉडर्न, जो आप नई टीम की बात करते हैं तो उन लड़कों के अंदर आपको नजर आ रहा है जिस तरीके से वो इन विकेट्स के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें और खास करके जो उनकी नई टीम है वो परफॉर्मेंस दे रही है, तो आपको उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। गलती आपकी थी, सबसे बड़ी कप्तानी की आपका फ्लॉ आपको नजर आया कि एक आप सेट बॉलर को हटा के सलमान की बात करें, उसके बाद अगर आप देखो तो आप अपने प्राइम फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते हैं, प्राइम बॉलर्स की तरफ जाते हैं, आपने उसको खत्म करके तो आप बीच में साइम अयूब को आप ओवर करवाने लग पड़े। मुझे समझ में नहीं आई थी आखिर हिकमत अमली आपकी क्या थी। दूसरा अगर आप बात करें, गलती तो मुझे बैटिंग में ही लग रही थी ना, मतलब कि हमारा तो टोटली इतना छोटा था। फिर मेरे ख्याल में जो कैप्टन होता है उसके पास ऑप्शंस नहीं, उसको विकेटें चाहिए होती है, वो कहता है कि यार मैं सेटल ना होने दूं। हाँ, अब क्या ही कर लेंगे आप इस टोटल के साथ ना, तो वो भी एक है। लेकिन जो बैटिंग में हमारा फ्लॉप था, मतलब क्या इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई थी बांग्लादेश की जानिब से। देखिए, जो आप बात करी ना, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस वक्त आप बात करती हैं पाकिस्तान की, देखें टीम की बात करें, स्पेसिफिकली आप बैट्समैन की बात करें, आपके बैटिंग ऑर्डर ने एक बीच में वाबेला हमने स्टार्ट किया कि जी आपका स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, आपने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलना। वो बैटिंग ऑर्डर आपका डिफरेंट था, वो आपका बैटिंग की विकेट्स टोटली डिफरेंट थी। जब आप बात करते हो बांग्लादेश की, आपने श्रीलंका में जाके वर्ल्ड कप खेलना है, उनकी अगर विकेट्स की बात करें तो वहां पर स्पिन आपको पता है वो डोमिनेट करता है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन डोमिनेट करेगी आपको। वहां पर आपका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज्यादा नीचे आएगा, वो स्ट्राइक रेट आपका मेंटेन नहीं होगा जो 200 प्लस हो या 225 के ऊपर जाएगा, आपका 137 140 तक स्ट्राइक रेट आएगा, ये सबको पता है ग्रेजुअली। अगर आप उस चीज को ज़हन में रख के आप उसी मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर जाके बात करना चाहें तो आप उस चीज के ऊपर आप बिल्कुल बैकफायर करेंगे, और वो आपको नजर भी है। पाकिस्तान टीम का जो बैकफायर वाला का मामला हुआ, स्टेबिलिटी आपकी टीम में थी नहीं। आपके जिस वक्त ओपनर्स को आप देखें वो गए तो उनके पास एक थिंक टैंक यही था कि शायद मिड विकेट रीजन के ऊपर हम लोग स्कोर करेंगे, जो एक हम लोग जिस तरीके से स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहे थे, भाई ये विकेट ही टोटली डिफरेंट थी। आप उनके बैट्समैन को देखो, 2 ओपनर एग्रेसिव है उनके, एक जो उनसे तंजीह जल्दी आउट हुआ, जायद की बात करें उसने बड़ी ग्राफ्ट करके इनिंग्स खेली है कि विकेट पे वेट करके खेलता रहा। आपके पेसर्स की बात करें, जब पेसर्स की बात आती है तो आपके सिवाय सलमान के किसी ने डोमिनेट नहीं किया, उनके पेसर्स ने डोमिनेट करके विकेट्स ली हैं। आपकी गलती है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो। आपकी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, आपकी टीम ने परफॉर्म नहीं अच्छा किया। चलें ठीक है अवैस, आपका बहुत शुक्रिया, और करते हैं कि आज जो है कुछ बेहतर मामलात हो सकें। जिस तरीके से तेज़ी से हमने विकेटें गिराई हैं, लेट्स सी अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं पाकिस्तान के बैट्समैन। यू नो व्हाट, मैं बार बार मेरी जो अटेंशन ब्रेक हो रही थी ना, मुझे एक्सेप्ट करने दें मुझे कि स्टूडियो में इस वक्त जो एक मासूम सी हलचल मची हुई है वो हमें कंसंट्रेट नहीं करने दे रही है, और वो वजह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं उन नन्ही मुन्नी को, ये देखें आप। हेलो ओह माय गॉड, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और वो इस वक्त मुसलसल देखे जा रही है सादिया को, वो पहचानने की कोशिश कर रही हैं आपको। जी 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 जी। हेलो, हाय, क्या हाल है? सो द थिंग इज के पिछले दिनों एक
वीडियो वायरल हुई। हाँ जी। ऑल्दो इट वाज एन ओल्ड वन, बट यू नो जिस तरह चलती है वायरलिटी, और उसमें ये स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं, और इनके साथ जो हैं, जो इनकी टीचर है ना, वो अपनी नन्ही से शी इज टेकिंग हर इन अ लैप। इस तरह के मनाजिर ना मैंने यूरोपीय ममालिक में इन सम पार्लियामेंट आई हैव सीन, बट इन पाकिस्तान ये समझा जाता है ना, जब आप ख़वातीन के वर्क प्लेस पे की बात करते हैं, और ना बहुत सारे, अब लेट मी से इट क्लियरली, बहुत सारी जगहों पे इनकरेज नहीं किया जाता है, लेकिन जहाँ पे इनकरेज किया जाता है, एक तो भाई उस इदारे का बहुत शुक्रिया, एंड देन इन जो खातीन ये हिम्मत करती है, उन अम्मियों का शुक्रिया जो ये हिम्मत करती हैं कि उन्हें अपने बच्चों को अपनी वर्क प्लेस पर ले जाना है। डिस्ट्रैक्शन भी होती है, मुश्किल भी होती है, और उसके लिए एफर्ट भी ज़्यादा चाहिए होता है। होल क्लास इज, मैं इस पे और क्या बात करूं, हमारे साथ इकरा और वो सारे लड़के, वो सारे लड़के, ये मतलब देखिए बहुत वार्म है फैसल, ये मेरे लिए बहुत वार्म है, एक औरत के लिए, ये एक माँ के लिए बहुत वार्म है कि कोई उनका स्टूडेंट जो कि लड़का हो, वो उसको इतना केयरफुली पकड़े हुए है, उससे खेल रहा है, और यू नो उससे बातें कर रहा है, उसको वेलकम कर रहा है, यू नो उसको कंफर्टेबल कर रहा है। वो ना आपसे मुसलसल आपके पास आना चाह रही है, मैं ले लूं, मैं पकड़ लूं, बिल्कुल उसको नीचे आने। अल्लाह खैर करे। इकरा सिराज हमारे साथ मौजूद है। इकरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और क्या नाम है इनका? इनका नाम है हेलेना खान। हेलेना। हाय, हेलो हेलेना, and she is smiling and she is beautiful. Hello. देखिए इसको आराम से ये आराम से उतर गई। She is an expert. She is an expert. अब ये आंखों में इशारे हो रहे हैं और हम इंतजार करें, क्योंकि अब मैं चाह रही थी कि मैं यू नो हेलेना को पकड़ लूं, because she is very cute. अब वो कह रही है कि अब ऊपर लो। अब मसला ये है कि ये प्रिंसेस जो है, ये अपनी मर्जी की मालिक, उनका मूड मुझे फील हो रहा है इस तरह का। इकरा से बात करें, तब तक मैं इन पे कड़ी नजर रखता हूं कि कहीं चली ना जाए। अच्छा, व्हेन डिड यू डिसाइड, वही ऑलरेडी आपने डिसाइड किया था कि अगर आप जब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका जो भी बेबी होगा आप उसे साथ ले जाओगे अपनी जॉब पर, ये कैसे हुआ? बिकॉज जब मैं अपने बच्चे एक्सपेक्ट कर रही थी, तो मेरे जहन में ये पहली चीज़ यही आ रही थी कि जब मेरी जॉब शुरू होगी तो क्या होगा, मैं अपने बच्चे को छोड़ के जाऊंगी, किसके पास छोड़ के जाऊंगी, कैसे करूंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। करियर तो मैंने अपना शादी के बाद स्टार्ट किया है, और जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो मेरे दिमाग में पहले से ही ये बात थी कि मुझे काम ऐसी जगह पे करना है जहाँ मुझे बेबी ले जाने की इजाज़त हो, वरना मुझे करना ही नहीं है। ये चीज़ मैंने ठान ली थी, पहले ही ठान ली थी। और मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं अपने बेबी को घर पे छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत छोटी हैं ये, और मदर फीड पे हैं, तो इनको तो छोड़ने का बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता। तो ये चीज़ पहले ही मैंने डिसाइड कर ली थी कि मैं इनको अपने साथ लेकर जाऊंगी, और लकीली मुझे ऐसी जगह पे पढ़ाने का मौका मिल गया जहाँ पे मुझे इजाज़त मिल गई थी ले जाने की। उम्र क्या है? नाउ शी इज़ 1। और ये शुरू से जब से 4 मंथ्स से जब ये 4 मंथ्स की थी तब से मैंने दोबारा से शुरू किया था पढ़ाना। अच्छा, आम तौर पर जो घर वाले होते हैं वो भी थोड़ा डरते हैं कि अगर आप पढ़ाते हो, वहाँ पर आप ले जाओगे, कौन इसकी देखभाल करेगा? तो वो कैसा था आपके लिए? क्या घर वालों का बहुत सपोर्ट था या ये चैलेंजिंग था? देखिए, मैं रहती हूँ अलग, और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे हैं। हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, तो हर चीज़ हमें ख़ुद देखनी होती है। तो वी वर्क एज अ टीम। या तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हस्बैंड देखते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं जब मैं पढ़ाने जाती हूँ। और रही बात फैमिली की, तो आपको पता है कराची का ट्रैफिक ऐसा है कि मैं वापस जाके बेबी को उधर ड्रॉप नहीं कर सकती अपने इन लॉज में, राइट? और जैसे मैंने आपको बताया, शी इज़ वेरी स्मॉल। क्लास आपके स्टूडेंट्स ने कैसे, वीडियो तो हम देख ही रहे हैं, बट मैं आपके अल्फाज में जानना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, एंड देन जब वो बच्चे लेके आपकी बेटी को, मेल स्टूडेंट्स गोद में लेके, वो मेल स्टूडेंट्स के बारे में ना समझ आता है कि बड़े लाव वाली हैं जी, बड़े लाखैरे किस्म के, लेकिन वो कहते हैं कि वो बाप बेटी वाला रिश्ता, वो मेरे ख्याल से उन्होंने आपने उनको बहुत पहले वो सेंटिमेंट टच करवा दिया मैम। बिल्कुल। अच्छा, होता ये है कि एक सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी आई बिलीव इसी तरीके से बनती है जब हम एम्पैथाइज़ करते हैं, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, हमें पता होगा कि अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि टीचर अपनी बेटी को लेकर आ रही हैं। आपको पता है, मुझे कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलना पड़ा कि प्लीज़ आप हेलेना को उठा लें, मैं थक गई हूँ, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला।
स्टूडेंट्स ने हमेशा खुद से आगे बढ़कर बेबी को संभाला है, पकड़ा है, और आपके सामने है बेबी इस वक्त भी। अच्छा, राइट नाउ वी आर लाइव आई बिलीव एंड शी इज़ विद अस इन द स्टूडियो। तो आई डोंट थिंक कि ये मैं एक अडल्ट्स को पढ़ा रही हूँ, ग्रोन अप्स को पढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल एक ऐसा माहौल होता है, पता भी नहीं चलता। हेलेना इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी वेरी एक्सप्रेसिव माशाल्लाह। मेरे ज़हन में आ रहा था कि अक्सर जो आपके आसपास के लोग होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, तो उनको आपसे मसला नहीं होता, बट जो ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनकी रिजर्वेशंस होती है, नॉट दैट दे डोंट वांट योर किड टू कम, लेकिन ज़ाहिर है उनको ये डर होता है कि कहीं हमारा काम तो नहीं हर्ट हो जाएगा, या बहुत सारी चीज़ें शायद होती होंगी। सो वर देयर एनी चैलेंजेस फॉर यू? एक्चुअली हेलेना, मैंने आपको बताया, बहुत छोटी सी थी जब से मेरे साथ जा रही हैं, तो उन्होंने एक्चुअली उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है और बिल्कुल उस माहौल में ये ढल गई हैं। तो शी नोज़ हाउ टू बिहेव, और यही चीज़ पूरी यूनिवर्सिटी देखती है कि बेबी किस तरीके से, एट टाइम्स बच्चे पूछते हैं कि बेबी रोती नहीं है आपकी, या ये किस तरीके से इतनी नॉर्मल है। तो मैं ये बताना फाइनली हेलेना को मुस्कुराने पे यस मैं एक सक्सेसफुल हो गया हूँ। शी इज रिमाइंडिंग मी ऑफ माई नीस, मेरी अपनी भांजी जो इस वक्त देखती है मुझे। शी इज हाय हेलो इफ यू जुनैरा, इफ यू आर वाचिंग, here's your friend Helena and she is smiling। देखा आपने? मैंने पता है आपको, हम ये पूरा 15 मिनट का टाइम, जितने हम दोनों को बच्चे पसंद है, सिर्फ इसको देख के खुश हो के भी गुजार सकते हैं। हाँ। हम इतना एंजॉय कर रहे हैं हेलेना का यहाँ हमारे पास आना। एक होता है ना कि वो एक तो बच्चों का होता है, कुछ बच्चे कि किसी और की गोद में गए, उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया। हेलेना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि इन्वायरमेंट का बड़ा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट का बड़ा असर पड़ता है। आप देखें, बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है जब वो लोगों से मिलता है, जब आप इंटरेक्शन रहती है बच्चे की, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है। आपके बिल्कुल सामने है कि अगर आप एक बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं। या आई रियली वांट टू पिक हेलेना इफ ओके, नो प्रॉब्लम। ओके जी, यस प्लीज। तो आई थिंक वी शुड प्रोवाइड आवर किड्स अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट। और अगर किसी वर्क प्लेस में वैसे तो डे केयर की फैसिलिटी हर जगह मौजूद होनी चाहिए ताकि मदर्स बहुत कंफर्टेबली काम कर लें। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान का टैलेंट, ज़्यादातर जो वुमेन है वो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है मदरहुड की वजह से। बिल्कुल, मदरहुड की वजह से कि अब बेबी की परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है। तो आई थिंक डे केयर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए इफ़ यू वांट मदर्स टू वर्क कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली। ओके, अच्छा हेलेना को मेरी गोद में नहीं रहना, शी वांट्स टू एक्सप्लोर। यस, कैरियर छोड़ो मुझे, ये छोड़ दो। अच्छा, जब ये छोटी थी तो अपने कैरिंग बैग में सोती थी, आपने देखी होगी वीडियो। जी जी जी। तो अब ये माशाल्लाह से टॉडलर हो गई हैं, तो अब इनको घूमना होता है पूरी क्लास में, और हम पकड़ के नहीं रख सकते। हाँ, तो वरना वो शोर मचाएंगे। ड्यूरिंग द लेसन मैं पढ़ा रही होती हूँ एंड वो तो हमने देख लिया कि ये एक्सप्लोर कर रही होती है। ऑन हेलेना ऑन एक्सप्लोरेशन होता है। हेलेना, हाउ आर यू? हेलेना द एक्सप्लोरर। या द एक्सप्लोरर, यस। अच्छा, मैंने ये महसूस किया जब मैंने भी काम करना शुरू किया तो मेरे बच्चे साथ साथ चल रहे थे, नहीं रहना भाई गोद में हेलेना, आई एम अलाउइंग यू टेकिंग दीस फोन्स असाइड। ओके, तो नहीं दे देना ये। चल, अच्छा, तो जो बच्चे अपनी माओं के साथ उनके वर्क प्लेस में जाते हैं और उनके साथ साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है एक तो वो कम्युनिकेशनली ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेंटली भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज वॉच हर। She'll get down, she'll get down. She's an expert. और ये दूसरी मर्तबा उतर गई। वेरी गुड। अच्छा, हाँ जी। तो मेरे ज़हन में आया था कि आपको क्या लगता है, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है कि जो बच्चे माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं while she is working और वो उनके साथ साथ होते हैं, क्या उसका असर उनके बच्चों, जो बच्चे होते हैं उन पर होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। आपको पता है इन्वायरमेंट का बहुत असर होता है बच्चों पे, और ये तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है where you are learning something new। तो ऑब्वियसली बच्चा भी वो चीज़, वो कहते हैं ना कि बच्चा वही चीज़ सीखता है जो वो देखता है। तो ऑब्वियसली जब वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में है तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होके निकल कर आता है फिर, और सोशली भी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। मेरे बच्चों में एक जनरेशन है जिनको बात करना नहीं आती, जिनको सोशलाइज करना नहीं आता, वो नए लोगों में डर जाते हैं, शाय होते हैं। हर बच्चा फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप उनको ये इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, तो आई थिंक वो बच्चे ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से। ऑलराइट,
क्या हेलेना भी टीचर बनने जा रही हैं बड़ी होके? आई मीन कम ऑन, वी आर नो वन टू डिसाइड फॉर हर, बट चॉइस है। इसका जवाब हेलेना देंगी हमें जब वो बड़ी हो जाएंगी। आई विल सी यू। थैंक यू सो मच इकरा, यू आर वेलकम, बेस्ट ऑफ लक, यू आर एन इंस्पिरेशन। बाकी तमाम तर टीचर्स के लिए और तमाम तर इदारों के लिए जो नहीं ऐसा करते तो उन्हें करना चाहिए। हेड्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स भाई, जो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, to my university, to my husband, to all my students. I'm really grateful. You know what? आज एंड करते हुए हम ये आपको बता सकते हैं कि सबसे एक जो अगर कोई खुश है इस वक्त तो हेलेना है, और हमारे शो का मकसद पूरा हो गया क्योंकि हेलेना यहाँ क्या है बहुत खुश है। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, अपना रखिए ख्याल, और हेलेना के साथ हम करते हैं हेलेना बाय बाय, टाटा 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 टाटा, नो टाटा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।